हम लोग अगर संगठित रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे। पिछले दिनों में मैंने प्रदेश में कई जगहों जाकर किसान सम्मेलन किए और हमने केंद्र सरकार को आह्वान किया कि आपने खरीद पर कानून अभी तक नहीं बनाया, 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। हम केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी पर कानून बनाए ताकि किसान की खरीद एक गारंटी बने और कानून में प्रावधान डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी ने दावा ठोका है पायलट के गुर्जर समाज पर। आप सभी को बता दें, पायलट की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है गुर्जर समाज। शुरुआत से ही गुर्जर समाज ने पहले कहीं ना कहीं राजेश पायलट का समर्थन किया, जो सचिन पायलट के पिता थे। उसके बाद सचिन पायलट के समर्थन में आए। हाल ही में देखा जाए, दौसा में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, तो पायलट के नाम की हुंकार से पूरा दौसा हिल चुका था, पूरा राजस्थान का गढ़ हिल चुका था, क्योंकि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लग रहे थे। अब उसी गढ़ में सेंधमारी करने के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, देवनारायण का कॉरिडोर का वहां पर बड़ा उद्घाटन करते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके बाद हजारों करोड़ों की लागत भी देते हैं। जनता को बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक लागत दी जो बहुत शानदार थी। तो प्रधानमंत्री पद होने का फायदा पूरा उठा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान चुनाव है और यहाँ पर कह सकते हैं सरकारी जो काम है उनके सहारे ही राजस्थान चुनावी में जनता का दिल लूटते नजर आ रहे हैं। जो हाल ही में गहलोत के द्वारा गलत स्पीच पड़ी गई, उस पर भी तंज कसते नजर आए और ये कहकर चले गए कि इस राज्य में भी अगर डबल इंजन की सरकार होती तो सबको बहुत फायदा होता। खैर, ये बात की बात है, लेकिन अब पायलट ने सबको आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ कहा कि जनता को लूटने के लिए और बहलाने फुसलाने के लिए कुछ नेता आएंगे और सब वोट मांगेंगे, वोट पाएंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। उसके बाद कोई नहीं दिखने वाला। ओवैसी आए हैं, पीएम मोदी आए हैं, सबको कटाक्ष करते हुए पीएम यहाँ पर साफ कर दिया है कहीं ना कहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कि ये सब गायब होने वाले आने वक्त में। तो अब इन्हीं बयानों को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन पायलट का वो पूरा भाषण सुनाना चाहेंगे जिस पर उन्होंने बातें रखी। गंगानगर पहुंचे, यहाँ पर कुछ बातों का उद्घाटन करने के लिए, कुछ बातों को लेकर ऐलान भी करते नजर आए। तो सुने सचिन पायलट का ये दमदार भाषण। आज अंबेडकर साहब की इस मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आप सब जो यहाँ पधारे हैं, मंच पर हमारे उपस्थित पूर्व मंत्री सम्माननीय गुरमीत कुन्नर साहब, राजकुमार कौर जी, अशोक चांडक साहब, कुलदीप पिदौरा जी, संतोष सारन साहब, महेंद्र सिंह बराड़ जी और साथियों, यहाँ पर मैंने अशोक चांडक जी को कहा कि जो मंच पे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनके नाम लिख दो। उन्होंने सारे नाम लिख दिए, लेकिन करुणा जी का नाम लिखा नहीं, अपनी घरवाली का नाम लिखना भूल गए। मैंने उनको कहा, आपको शाम को घर जाके रोटी खानी है, उनका नाम लिख दो, मैं नहीं बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब जाके माथा पकड़ा और उन्होंने करुणा जी का नाम लिखा है। ओम प्रकाश बिश्नोई जी, सीताराम मौर्य जी, शंकर पन्नू साहब, कमला बिश्नोई जी, राकेश बोयत पूर्व जिला प्रमुख बूंदी, सोहन नायक जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, कश्मीरी जी, महेश शर्मा जी, राजेश चौधरी साहब, मंच पर सभी नेतागण, हमारे नौजवान साथी विनोद जी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आकर सच में मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मुझे बताया गया कि शहर के बीच में इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत कम आयोजित होता है, लेकिन कुछ दिन पहले जब मुझे आमंत्रित किया गया कि बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पर हम मिलकर अनावरण करेंगे, तो मुझे लगा कि ये सही समय है, ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक चौक है और सचमुच आप देखिए इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर बाबा साहब की इस खूबसूरत मूर्ति का आप लोग भी स्वागत करें। और इस अनावरण के मौके पर आप सबके बीच मुझे आने का मौका मिला, ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे
और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं, आप सबके दुख सुख के साथी हैं, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये चुनावी साल है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कर कर आप सबके आशीर्वाद के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी, और वो लोग जो सिर्फ राज करना जानते हैं दिल्ली में बैठकर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, जिन्होंने बहुत मजबूरी में इस महान व्यक्ति को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया है, वो लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर कर सत्ता में हासिल करके बैठे हैं, वो लोग जो 8 साल से देश में राज कर रहे हैं लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाए, बेरोजगारी को रोक नहीं पाए, वो लोग जो चुनाव से पहले आपस में झगड़ा कराकर, भाई से भाई को लड़ाकर राज करना जानते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आप छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह आपने ईडी का छापा बढ़वाया है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 3 दिन के बाद है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज ईडी की कार्रवाई यहां पर हो रही है। पूरा देश देख रहा है, मौका परस्त लोग जो भावनाओं को बढ़ाकर लोगों का वोट लेकर राज कर रहे हैं, हर मोर्चे पर देश को फेल किया है। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या योगदान दिया 8 सालों के अंदर। जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनाई है, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और जब चुनाव आएगा फिर आप वही करोगे। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यही 2-3 नारे हैं। बाकी खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का, रोटी का, नौकरी का, उद्योग का, निवेश का, शिक्षा का, सड़क का, अस्पताल का कोई जिंदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले भाषण देने आ जाओ, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा। आपने एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद नहीं आए। हां, आपको दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, और उनको कौन सा जिला मिला उद्घाटन करने के लिए? दौसा जिला मिला। उनको भी मालूम है कि जहां हमारा गढ़ है हमारी पार्टी का, हम लोगों का, वहीं जाके दस्तक देनी है। आप कितनी मीटिंग कर लो, कितने फीते काट लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराये का फर्क करना जानता है। उसको मालूम है कौन हमारे लिए जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहां पर आए हैं। इसलिए साथियों, मैं खासकर नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, आने वाला जमाना आपका है, ये प्रदेश और देश आपका है, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग अगर संगठित रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे। पिछले दिनों में मैंने प्रदेश में कई जगहों जाकर किसान सम्मेलन किए, और हमने केंद्र सरकार को आह्वान किया कि आपने खरीद पर कानून अभी तक नहीं बनाया, 3 काले कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। हम केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी पर कानून बनाए, ताकि किसान की खरीद एक गारंटी बने और कानून में प्रावधान डाला जाए। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गंगानगर में जब जब मैं आया हूं, आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और सचमुच आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस ऐतिहासिक चौराहे पर, इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण में मैं और हम आप सब लोग इकट्ठे शामिल हो सके, और अब हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए बन गया। आने वाली पीढ़ियां इस मूर्ति से प्रेरणा लेंगी। जिन चुनौतियों का सामना कर कर बाबा साहब ने पढ़ लिख कर इस देश के संविधान का निर्माण किया, वही बात स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे कि गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, दलित के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठ जाएं,
जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब इस देश और प्रदेश का विकास होगा। इस बात को सच करने के लिए हम सबको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर कलेक्टर, एसपी बने, एमएलए, एमपी बने, तो वो सब जानेंगे कि गांव में हकीकत क्या है, गांव में चुनौतियां क्या है, वास्तविकता क्या है, और अपने आप वो ऐसे नियम, कानून, बजट बनाएंगे कि हमारे देश प्रदेश का विकास हो सकेगा। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आने वाले समय में हम सब चाक चौबंद रहें। हमको बांटने वाले लोग, हमको लड़ाने वाले लोग, हमारे बीच में फासला करने वाले लोग, उनसे हमें सचेत रहना है। अच्छे लोगों का, भले लोगों का, अच्छी नियत वाले लोगों का, आपके बीच रहने वाले लोगों का, आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले लोगों का आप चयन करें। अच्छे लोगों को आशीर्वाद दें, ताकि हम और आप मिलकर आने वाले समय में जिला, प्रदेश और देश में एक नई क्रांति ला सकें, एक नई पीढ़ी का हम लोग आगमन कर सकें। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं खासकर से करुणा जी का, अशोक जी का, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और खासकर इस समिति का, जिन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति का निर्माण भी किया, योगदान भी दिया, आप सबको यहां पर आमंत्रित किया, और मुझे भी इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदार होने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं तो परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप सब हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। हमारा आपस का प्रेम, प्यार, भाईचारा, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई आदिवासी है, कोई दलित है, हम सब का खून लाल है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। हमें इस भावना को आगे बढ़ाना है, और देश और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हमारी एकता में कितनी ताकत है। इस एकता को बनाए रखो। भगवान हमको आने वाले समय में बहुत सारी खुशियां दे। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। देखा आप सभी ने किस तरीके से पायलट ने अपने मन की बात रखते हुए यहाँ पर तमाम बातें साफ कर दी कि राजस्थान की सत्ता कहीं ना कहीं उनके हाथ में अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजस्थान की जनता भी खुश रहती नजर आएगी। इस पर आपकी क्या राय है कि अगले राजस्थान विधानसभा चुनाव यानी कि जो 2023 के अंत में चुनाव है, उस पर क्या पायलट को आगे अगर बड़ा लीडर बनाकर, सीएम फेस बनाकर उतारा जाए तो क्या राजस्थान की जनता का दिल जीत पाएंगे? क्या सीएम कुर्सी तक का रास्ता तय कर पाएंगे? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।